जीएस फोकस आप सभी दोस्तों का स्वागत करता है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, अगर पूरा सेशन कंप्लीट करते हैं तो मान के चलिए इसकी सहायता से आपके एक दो क्वेश्चन सही होने ही होने हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को एंजॉय करते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया, तो बताइए क्यों किया गया। ऑप्शन है गोधरा दंगों की जांच के लिए, ऑप्शन बी है सिख दंगों की जांच के लिए, ऑप्शन सी है चारा घोटाला की जांच के लिए, ऑप्शन डी है कोयला घोटाला की जांच के लिए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोधरा दंगों की जांच के लिए। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ये कब हुआ था गोधरा दंगा, तो 2002 में। ठीक है, और पूछे किस प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा गुजरात से। ठीक है, अगर पूछ ले कि दोस्तों गोधरा दंगों से संबंधित जो रेल थी, जो ट्रेन थी, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम था दोस्तों साबरमती। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है, बताइए। तो ए है आधार, बी है फोकस, सी है परिवर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आधार। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आधार कब लाया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा 2010 में। ठीक है, आपके पास भी आधार कार्ड होगा। अगर आपसे प्रश्न आगे चल के पूछ लिया जाए कि आधार कार्ड के जनक कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा नंदन एम नीलेकणी जी। ठीक है, तो आप नंदन एम नीलेकणी जी को याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको याद रहेंगे नंदन एम नीलेकणी। ठीक है, नंदन एम नीलेकणी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा शासन, राष्ट्रपति शासन। तो ए है 1 वर्ष के लिए, बी है 2 वर्ष के लिए, सी है 3 वर्ष के लिए, डी है 6 महीने के लिए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष के लिए अधिकतम। ठीक है, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो राज्य स्तर पर आपातकाल घोषित होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, और जो वित्तीय आपातकाल घोषित होता है तो दोस्तों वो याद रखिएगा 300 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होता है, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं हुआ है। तो आप हमें बताएंगे कि जो राज्य स्तर पे आपातकाल लगता है या फिर राष्ट्रीय स्तर पे आपातकाल लगता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, तो ए है 26 जनवरी 1957 को, बी है 26 जनवरी 1950 को, सी है 1 अगस्त 1950 को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रश्न कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा ये बात 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद से जम्मू कश्मीर किसमें, 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया। एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। तो बताइए, ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी है मूल अधिकारों में, सी है प्रस्तावना में, डी है इनमें सभी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जिसको हम इंग्लिश में डीपीएसपी बोलते हैं। फुल फॉर्म उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ ले डीपीएसपी का प्रावधान अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में है दोस्तों, तो आज से याद रखिएगा 36 से लेके 51 तक। ठीक है, उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सेशन पसंद आता है, आपको हमारा पढ़ाया समझ में आता है, तो वीडियो को जरूर तुरंत लाइक कीजिए, चाहे वो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हों या नए स्टूडेंट हों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, इसके लिए मैं आपका वेट करता हूं 3 सेकेंड का। चलिए मैंने वैसे नोटिस किया कमेंट सेक्शन में कुछ तो जवाब आया है, बाकी सभी लोग ध्यान से रहें। ठीक है, आप सभी लोग सेशन के दौरान ध्यान से उपस्थित रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है। ए है महादेवन समिति, बी है अशोक मेहता समिति, सी है कोठारी समिति, डी है बलवंत राय मेहता समिति।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, तो बताइए, ए है अनुच्छेद 23, बी है अनुच्छेद 20, सी है अनुच्छेद 19, डी है अनुच्छेद 18। दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18। ठीक है, और अगर एक चीज और याद रखिएगा, जो संविधान में समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 के बीच में दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, बी है जनरल को, सी है लोकसभा अध्यक्ष को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और एक बात यहाँ पे और याद रख लीजिए, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति भारत में नहीं है तो उनका जो कार्य है वो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक है, सपोज कि कुछ ऐसी घटना हो गई कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो दोस्तों उनकी जो भूमिका है राष्ट्रपति के पद के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जज होते हैं, जिनको सीजीआई कहा जाता है, वो संभालते हैं। और अभी आप मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का लग रहा है पैटर्न इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों अब हम भूगोल से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें हम भारत के भूगोल का प्रश्न इंक्लूड किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ए है 2933 किलोमीटर, बी है 3033 किलोमीटर, सी है 3133 किलोमीटर, डी है 3214 किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2933 किलोमीटर। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। जो अगर आप बात करें, ये हमारा इसको रफ टफ अगर हम इसके बनाएं इसका, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा। वैसे यहाँ पे मैप अब उतना क्लियर बन नहीं पाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से समझ जाइएगा, ठीक है, कि जो है इसकी पूर्व से पश्चिम यानी से यहाँ की यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है, और जो लंबाई है इसकी ये वाली ये है दोस्तों 3214 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। मैं पेन का ना वो थिकनेस थोड़ा कम कर लेता हूँ, शायद तब फिर मैं अच्छे से बना पाऊँ। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई है, बताइए कितनी? ए है 6100 किलोमीटर, बी है 6200 किलोमीटर, सी है 6175 किलोमीटर, डी है 6500 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत की जब तटरेखा की बात हो तो ये संपूर्ण भारत को समाहित करता है। ठीक है, अगर भारत के मुख्य तटरेखा की बात करें, ठीक है, जो भारत की मुख्य भूमि है, तो होगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगर भारत की तटरेखा पूछ रहा है तो ऑप्शन में देखिए वो है नहीं, ठीक है, तो वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और जब भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? प्रश्न ये है आपसे। ठीक है, तो ए है 25 जनवरी 1971 को, बी है 20 फरवरी 1987 ईस्वी को, सी है 30 मई 1987 ईस्वी को, डी है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। तो दोस्तों ये हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है, अगर जिनको नहीं याद है, ठीक है, तो वो फिर से अपना रिवाइज कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 मई 1987 ईस्वी को। ठीक है, और 30 मई को क्या बोलते हैं? गोवा दिवस। अगर आपसे प्रश्न पूछे गोवा दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो 30 मई को। ठीक है दोस्तों, यहीं पे एक चीज और याद रख लीजिएगा, अगर प्रश्न पूछे गोवा मुक्ति दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो दोस्तों वो भी आप याद रखिएगा 19 दिसंबर को। ठीक है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1961 में गोवा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। ठीक है, देखिए पुर्तगाली 1961 ईस्वी में भारत छोड़ के गए, इसीलिए आप लोगों से हिस्ट्री में एक प्रश्न बन जाता है कि वह कौन से यूरोपियन थे जो भारत में सर्वप्रथम आए और सबसे अंत में गए। तो दोस्तों वो थे पुर्तगाली। ठीक है, कब गए? 1961 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ए है 2.2%, बी है 2.4%, सी है 2.8%, डी है 3.2%।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.4%। तो याद रखिएगा और बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, कितना टाइम हुआ? अभी तो हमने 10 मिनट में 14 प्रश्न कर लिए, कितना आसान है ना? चलिए आप लोग पानी वानी लेके बैठिए और जैसे मैं बोलता हूँ आप लोग वैसे कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा और अपने नोट में लिखते रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको नोट बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बताइए, ये बोला है मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई पर, ठीक है। तो ए है 10.7%, बी है 18.6%, सी है 27.7%, डी है 43%। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें अगर हम एग्जैक्टली राइट आंसर की बात करें क्षेत्रों का, ठीक है, तो इसमें जब बात हो रही है 2135 मीटर समुद्री तल से ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका डिफरेंट होगा। तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा लगभग 18.6%। लेकिन अगर पूछ ले, ये हटा दे, कंडीशन हटा दे 2135 मीटर वाला, अगर पूछे सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कितना आता है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर बदल जाएगा। तो फिर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 29.3%, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन न दिया हो तो जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत का वो कितना है? 29.3%। यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, अगर पठारी क्षेत्र पूछ ले तो वो भी आपको याद रखना है, वो है 27.7%। कितना है दोस्तों? 27.7%। अगर पूछ ले दोस्तों कि जो समतल वाला हिस्सा है, ठीक है, वो कितना है, जो मैदानी हिस्सा है वो कितना है, तो वो है 43%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो बताइए, ए है 12 मील, बी है 24 मील, सी है 111 मील, डी है 200 मील। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, तो ये हमने आप लोग को पढ़ा रखा है। तो ये दोस्तों है 12 समुद्री मील, ठीक है, केवल मील नहीं है, ये 12 नॉटिकल मील है, ठीक है, जिसको हम समुद्री मील कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, एक नॉटिकल मील कितना इक्वल होता है? 1.82 किलोमीटर के, ठीक है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए, ए है भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बी है भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, सी है भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसका जो मैदानी भाग है, ठीक है, वो कितना है दोस्तों? 43%, न कि 48%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ऑप्शन ए और बी हमने डिस्कस किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो बताइए, ए है मध्य प्रदेश की, बी है आसाम की, सी है उत्तर प्रदेश की, डी है आंध्र प्रदेश की। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप हमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए दोस्तों। कमेंट सेक्शन में बताने के बाद आप ना फुल्ली 100% अटेंशन के साथ लिखते हैं और फिर वो क्वेश्चन तुरंत तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये किया कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो बताइए दोस्तों, ए है 11%, बी है 14%, सी है 17.5%, डी है 21%। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17.5%, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए, ए है भारत का जो स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर का है, बी है भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री जो सीमा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर की, सी है भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, डी है भारत के मुख्य स्थल खंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 4 मिनट से अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक।
तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट दिख रहा है, असत्य दिख रहा है। क्यों? यहाँ पे पूछ रहा है मुख्य स्थल खंड, ठीक है। अगर केवल भारत का कहता, ठीक है, केवल भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है तो उसके लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ मुख्य स्थल खंड की बात करेगा तो ये 6 डिग्री 4 मिनट ना होके 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। और बाकी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मुख्य स्थल की सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, वो सही है। जो मेन कोस्टल बाउंड्री लेंथ है वो है 6100 किलोमीटर, वो भी सही है। और जो देशांतरीय विस्तार दिया हुआ है दोस्तों वो भी सही है, ठीक है। जो अक्षांशीय विस्तार है वो अगर भारत के मुख्य स्थल खंड के रिस्पेक्ट में दिया है तो गलत है, बाकी अगर भारत के रिस्पेक्ट में देता तब सही होता, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी कुछ आपने सीखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो ए है 87 डिग्री 30 मिनट, बी है 85 डिग्री 30 मिनट, सी है 84 डिग्री 30 मिनट, डी है 82.5 डिग्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 82.5 डिग्री, ठीक है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है या प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, या तो भारत का जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से होकर गुजरता है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न बने कि जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री देशांतर से, ठीक है, वहां से जो भारत का मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री का है, वो उसके बीच में जो गैप है, ठीक है, वो कितने घंटे का गैप है, अगर ये प्रश्न पूछ ले दोस्तों तो ये है 5.5 घंटे का, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के पास। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया? तो दोस्तों अब हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो ए है मंगल पांडे, बी है शिवराम, सी है हरदेव, डी है अब्दुल रहीम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मंगल पांडे ने सर्वप्रथम मना किया था। और मंगल पांडे ने बफ की हत्या कर दी थी, ठीक है, तलवार से उसकी गर्दन काट दी थी। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। और 1857 की क्रांति में पहला बलिदान देने वाला व्यक्ति भी कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे का संबंध पूछे किस स्थान से था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला बलिया से संबंधित थे, ठीक है। इस इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पूछ ले किस इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो दोस्तों ये 34th नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ये जो बटालियन होता है तो उनका नाम था 34th नेटिव इन्फेंट्री, जिससे ये संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड कैनिंग, डी है लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि उस समय काल किसका था? तो लॉर्ड कैनिंग का। अगर आपसे प्रश्न बने भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। अगर पूछ ले अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था दोस्तों, तो वो भी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। तो इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताइए। ए है बेंजामिन डिज़रायली, बी है लॉयड जॉर्ज, सी है ग्लैडस्टोन, डी है लॉर्ड पामस्टन। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि लॉर्ड पामस्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अब हम देख रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो दोस्तों ए है सुबख्तगीन, बी है मोहम्मद गजनवी, सी है मोहम्मद गौरी, डी है अलब्तगीन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। वो था मोहम्मद गजनवी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में जो 1000 से लेकर 1026 ईस्वी तक किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उसमें उसने बहुत सारी लूटपाट मचाई थी और एक मंदिर को विशेषकर लूट लिया था, ठीक है। तो ए है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी, बी है नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी, सी है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी, डी है कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 23 ईस्वी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1025 से लेके 26 के बीच में जो आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, तो ये उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान था और सबसे बड़ी विजय थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था?
तो ए है इस्लाम का प्रचार, बी है गजनी साम्राज्य का विस्तार, सी है मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, डी है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। इसने मूर्तियों को तोड़ा तो प्रश्न बनता है मूर्ति भंजक किसकी उपाधि किसको जाता है, तो महमूद गजनवी को जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है, आपको बिल्कुल भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, तो ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच, सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का समय काल था। अगर आपसे प्रश्न दोस्तों पूछ लिया जाए कि उत्तर वैदिक काल का समय काल कब से था, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक, 600 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, तो याद रखिएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ए है जौ, बी है गेहूं, सी है चावल, डी है तंबाकू। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि तंबाकू कौन लेके आते हैं, पुर्तगाली। ठीक है, तो ये हमने आपको पढ़ा रखा है, और पुर्तगाली कब आते हैं भारत, 1498 में। ठीक है, और ये घटना देखिए कितनी पुरानी है, वैदिक काल का है ना, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो ए है यजमान, बी है श्रमण, सी है अथर्वण, डी है श्रेष्ठीन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण, ए है शतपथ ब्राह्मण, बी है अथर्ववेद, सी है सूत्र, डी है छांदोग्य उपनिषद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सूत्र। ठीक है, उम्मीद है कि अभी तक आपने सेशन एंजॉय किया है। अगर अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से कीजिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए इस छोटे से ब्रेक में एक छोटा सा सॉन्ग सुनते हैं, और इसका भी जवाब आप दीजिएगा ये जो सॉन्ग की लाइन है किस सॉन्ग से है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ पे आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, चलिए सुनिए। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे नजरें चुरा तो न लोगे। बस इतना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए ये लाइन किस सॉन्ग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप बता दीजिए। और देखिए सेशन में ना फुल्ली दिमाग लाइट मूड करके बैठिए। ठीक है, पता चले आप एकदम बिल्कुल कंजस्टेड और फिर एकदम स्ट्रेस में आके बैठे हैं। ठीक है, तो सेशन का मज़ा नहीं आता है, तो एकदम चिल माइंड से बैठें और सेशन को एंजॉय करें, जिससे क्या हो सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। ठीक है, तो हमेशा दिमाग ना फ्री होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान से होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, डी है लोथल। तो दोस्तों सिंध का जो नखलिस्तान है, ठीक है, और सिंध का जो बाग है वो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो वाले लोकेशन को कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ए है वर्गाकार, बी है आयताकार, सी है त्रिभुजाकार, डी है गोलाकार। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिभुजाकार। अब यहाँ पे दोस्तों उस त्रिभुज को बना के ना हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के उन 3 प्रमुख स्थलों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा त्रिभुज, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रकार के क्षेत्र में विकसित हुई थी। तो इसमें सबसे उत्तरी अगर पूछ ले दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर का मांडा था। ठीक है, सबसे उत्तरी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा दोस्तों, मांडा। कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर में। अगर पूछ ले कि सबसे जो दक्षिणी था, तो दोस्तों वो कहाँ पे था, तो दैमाबाद में। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के दैमाबाद में, और किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, अगर पूछ ले सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा मेहरगढ़। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये तीनों तो आप याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे पूर्वी पूछ ले दोस्तों, तो ये है क्या, हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर कहाँ पे है, मेरठ में। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ए है रोपण से, बी है लोथल से, सी है कालीबंगा से, डी है अड़ावली से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कालीबंगा से। ठीक है, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य, चना बोने का साक्ष्य, साग का साक्ष्य, उसके बाद सरसों का साक्ष्य, उसके पूछले शल्य चिकित्सा का साक्ष्य, और एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले थे उसका साक्ष्य, और उसके बाद पूछ ले कि जो रंगाई का कुंड है उसका साक्ष्य, और उसके बाद काली रंग की चूड़ियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? सबका सब कालीबंगा से मिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? बताइए। अब आ गए हैं हम इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर पे। तो ए है कृषि क्षेत्र का, बी है विनिर्माण क्षेत्र का, सी है व्यापार क्षेत्र का, डी है बैंकिंग क्षेत्र का। तो दोस्तों अगर इन ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे सेवा क्षेत्र होता, ठीक है, तो सेवा क्षेत्र सही जवाब होता। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेकिन अगर संपूर्ण में पूछे तो दोस्तों सेवा क्षेत्र होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अब वही प्रश्न है, अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। भारत की राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है वो है, अब इसमें देख लीजिएगा कौन सा है। ठीक है, अब इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेवा क्षेत्र। अभी तो समझाया आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? ए है 1950 ईस्वी, बी है 1951 ईस्वी, सी है 1952 ईस्वी, डी है 1956 ईस्वी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1951 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? तो ए है नीति आयोग द्वारा, बी है वित्त मंत्रालय द्वारा, सी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है, अभी इसका स्थापना देखा था, इसके कार्य भी हमने देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करता है। तो ड्रेन का सिद्धांत, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, और हमने ये पढ़ा रखा है किस किताब में है? ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बताइए ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है गोविंद रानड़े। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो ए है मार्शल ने, बी है क्राउथर ने, सी है क्राउमर ने, डी है हैंसन ने। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्राउमर ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ए है उपभोग एवं मांग से, बी है आपूर्ति एवं मांग से, सी है मुद्रा के प्रचलन से, डी है घाटे की अर्थव्यवस्था से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुद्रा के प्रचलन से। अभी दोस्तों आप अर्थशास्त्र से संबंधित बेसिक प्रश्नावली देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो ए है मूल्य का मापन, बी है मूल्य का हस्तांतरण, सी है मूल्य का संचय, डी है मूल्य का स्थिरीकरण। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल्य का स्थिरीकरण। ठीक है, बाकी ये सभी मुद्रा के काम हैं, लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का काम नहीं है। ये कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई और मार्केट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों ए है दुर्लभ मुद्रा, बी है सुलभ मुद्रा, सी है स्वर्ण मुद्रा, डी है गर्म मुद्रा। तो जिनसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो वो तुरंत के तुरंत याद कर लें दोस्तों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गर्म मुद्रा, या तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हॉट मनी। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और ये हॉट मनी होता क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारा जो क्या होता है, शेयर मार्केट होता है। ठीक है, शेयर मार्केट में कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति आता है, पैसे डालता है। ठीक है, और एक ही दिन में अगर उसको खूब सारा प्रॉफिट हो गया तो वो पैसे निकाल के लेके भाग जाता है अपने देश को। ठीक है, तो उस मनी को जो तुरंत भाग जाती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हॉट मनी बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब सॉफ्ट मनी क्या होती है? स्टेबिलिटी वाला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। अस्तने का पर्यायवाची शब्द है। अब दोस्तों हम किससे संबंधित प्रश्न देखेंगे? हिंदी से। तो ए है खीर, बी है पेय, सी है कौंद, डी है दूध।
तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, ए है अरच निवासी, बी है अरबी, सी है कमल, डी है भ्रमर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वो है कमल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। दर्प का पर्यायवाची शब्द है, ए है तिरस्कार, बी है अहंकार, सी है गर्व, डी है स्वाभिमान। तो दोस्तों अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में जितना कुछ पता है आपको वो कमेंट सेक्शन में सब भर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दर्प का जो पर्यायवाची है वो होता है अहंकार। दर्प, दंभ, घमंड, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अहंकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। सेना का पर्यायवाची शब्द है, ए है अनिक, बी है सैनिक, सी है अरि, डी है अतनु। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अमीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ए है अमृत, बी है सुधा, सी है पीयूष, डी है रसाल। तो दोस्तों अगर अमीय का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्रश्न पूछे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रसाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता में, अब इसमें ना शुद्ध वर्तनी आपको मंत्रिमंडल का बताना है। ठीक है, तो बताइए, ए है मंत्रिमंडल, बी है मंत्रिमंडल, सी है मंत्रिमंडल, डी है मंत्रिमंडल। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है मंत्रिमंडल का वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो दे रखा है, ठीक है, वही करेक्ट होगा, यानी कि जो लिखा हुआ है मंत्रिमंडल वो सही तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, मंत्री, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मंत्रिमंडल होगा। ठीक है, वहां पे छोटी है, इसमें बड़ी है, मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक है, अब आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है क्या है स्वातंत्र्य का। ठीक है, तो इसमें क्या होगी शुद्ध वर्तनी? ए है स्वतंत्र, बी है स्वातंत्र्य, डी है स्वातंत्र, डी है स्वातंत्रतय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए ये क्वेश्चन की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, अभी तक सारे के सारे जवाब मैं दे रहा था, इसका जवाब आप दीजिए। कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। आप लोग भी कुछ मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। इसमें दोस्तों आपको बताना है पुनरुत्थान का जो सही शुद्ध वर्तनी है वो क्या होगा। तो ए है पुनरुत्थान, बी है पुनरुत्थान, सी है पुनरुत्थान, डी है पुनरुत्थान। ठीक है, तो उम्मीद है इसका जवाब भी आपको पता होगा। क्या होगा इसका बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका भी जवाब आप दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर आप लोग को मिल चुका होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है जो लिखा हुआ है वही करेक्ट है। ठीक है, तो भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, तो इसमें पुनरुत्थान ही करेक्ट है, जैसे इसके पहले वाले में हमने देखा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अब जो थंबनेल पे जो क्वेश्चन था वो आप देख लीजिए। भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये पूर्णतः कब लागू हुआ बताइए? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर इसमें जो पहला क्वेश्चन था उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो आपने जो थंबनेल पे क्वेश्चन देखा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है 26 जनवरी 1930 को, रावी नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और हमने टोटल कितने प्रश्न देखे? 52 प्रश्न देखे। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में। अगर आपको वीडियो यहाँ पे पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है, तो आप सेशन को फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो आप जरूर जुड़िए, क्या ही जाता है आपका, है ना? हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में। टेक केयर और खूब पढ़ाई कीजिए। चलिए ख्याल रखिए अपना।